इमेजिन करें दोस्तों, एक टाइनी कंपोनेंट जो एक चावल के दाने के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, कि किस तरह वो टाइनी कंपोनेंट एक ग्लोबल क्राइसिस का जरिया बन सकता है। हाँ दोस्तों, वो टाइनी कंपोनेंट है सेमीकंडक्टर्स। वो सेमीकंडक्टर जो हमारे मोबाइल में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में और बहुत सारे बड़े बड़े मशीनों में लगे होते हैं, और उसकी क्राइसिस हमें किस तरह ग्लोबल क्राइसिस की तरफ ले जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं आज़म मौलवी। ऐसी डीप वीडियो बनाने के लिए मैं आपसे एक सहायता चाहता हूँ, बस इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, जितना हो सकता है लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक अगर चाइना ने ताइवान पे अटैक किया तो उसे $10 ट्रिलियन का खर्च आ सकता है, और ये पूरे दुनिया का ग्लोबल GDP का 10% है। यानी ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि ये जो खर्च होगा वो रसिया का जो वॉर है यूक्रेन पर और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो नुकसान हुआ था उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। और चाइना का जो GDP है वो सफ़र करेगा 16.7%, और उसके बरक्स जो ताइवान का जो GDP है वो 40% उसकी इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकती है। ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट क्यों कही जा रही है कि चाइना अपना जो एग्रेशन है वो ताइवान के ऊपर बढ़ाता ही जा रहा है। और ये न्यूज़ है एक हफ्ता पहले की कि चाइना ने एक बिगेस्ट नेवल ड्रिल किया है ताइवान के सराउंडिंग में। उसके अलावा ब्लूमबर्ग का कहना है कि अगर मिलिट्री ब्लॉकेड हुई तो कौन सा कंट्री को कितना नुकसान होगा और कौन कौन कंट्री इसमें इन्वॉल्व है। जैसा कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्हें बताया है कि चाइना अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसके इकोनॉमिक्स को कम से कम 12.2% का नुकसान हो सकता है, जबकि ताइवान की इकोनॉमी को 8.9%, US की इकोनॉमी को 3.3%। उसके पीछे वजह क्या है? क्या ये सेमीकंडक्टर सिर्फ वजह है? हाँ, एक सेमीकंडक्टर तो की बहुत बड़ा वजह ही है, इसके अलावा भी बहुत सारी वजह है। मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह ये सेमीकंडक्टर जो है वो एक बड़ा क्राइसिस की तरफ ले जा सकता है, और ये किस तरह सेमीकंडक्टर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और बड़े बड़े कंपनियों में यूज़ होता है, बड़े बड़े मशीनों में और दूसरे गैजेट्स में। दोस्तों, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ताइवान जो है वो किस तरह एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर का। यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि उसकी जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जिसमें TSMC जो दुनिया की सेमीकंडक्टर की दूसरी बड़ी कंपनी है एनवीडिया के बाद, एनवीडिया जो US की कंपनी है, TSMC की जो सिर्फ मार्केट कैप है वो है 81.49 ट्रिलियन रुपीस, और ये TSMC पूरी दुनिया की जो है 9th बड़ी कंपनी है। ये तो सिर्फ एक कंपनी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मीडियाटेक जिसकी मार्केट कैप 5.360 ट्रिलियन रुपीस है, उसके अलावा ASE ग्रुप, नोवटेक, रियलटेक, ग्लोबल वेफर्स। तो दोस्तों, ये मैंने चंद कंपनियों को बताया है, इसमें बड़ी कंपनियां जो है वो है TSMC और मीडियाटेक। अब जानते ही होंगे कि मीडियाटेक के बारे में, कि मीडियाटेक हमारे मोबाइल के अंदर जो चिप लगा होता है, हम जाते हैं मोबाइल की दुकान में, पूछते हैं कि कौन सा चिप है, तो वो कहते हैं स्नैपड्रैगन है या मीडियाटेक है। ये दो चिप ज़्यादा मैक्सिमम होता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरह एक ग्लोबल क्राइसिस का रीज़न हो सकता है। उससे पहले मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारा इंडिया का इससे क्या ताल्लुक है, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरह से रिलेट करता है। तो दोस्तों, उससे पहले यहाँ पर मैं ये दिखाऊंगा कि 2007-2008 में जो ग्लोबल क्राइसिस हुआ था वो इंडियन मार्केट कितना कोलैप्स हुआ था। यहाँ पर आप ये रिपोर्ट दे सकते हैं। ये BSE सेंसेक्स जो पीक में थी 21,206 पॉइंट्स के साथ जनवरी 10, 2008 को, वो जब मार्केट कोलैप्स हुआ था तो मार्च 9, 2009 को ये हो गया था कितना, 8160 पॉइंट्स, यानी लगभग 61.6% का डिक्लाइन हुआ था। वही NSE 60.3%, जबकि वही अगर मैं कोविड-19 में देखें जो पैंडेमिक हुआ था उसमें हमारी इंडियन मार्केट कितनी कोलैप्स हुई थी। BSE जो कोलैप्स हुई थी वो 38.5% और NSE जो कोलैप्स हुई थी वो 39.5%। तो दोस्तों, ये एक बड़ा कोलैप्स था। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर चाइना फुल्ली तौर से ताइवान पर अटैक करता है तो वो भी एक बड़ा क्राइसिस की तरफ हमें ले जा सकता है और एक बड़ा मार्केट क्रैश देखने को मिल सकता है। उसके लिए मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह ये सेमीकंडक्टर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अफेक्ट करती है और किस तरह ये कंपनियों को अफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, ताइवान जो है पूरी दुनिया का 63% ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर को सप्लाई करता है। इसकी वजह से जो डिस्ट्रप्शंस आएगी उसकी प्रोडक्शन में वो कम से कम 20 to 30% आएगी। और ये किस किस एरिया को इफेक्ट करेगा?
बेसिकली ये सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करेगा वो स्मार्टफोन के एरिया को। और ये 35% ग्लोबल प्रोडक्शन, यानी कि जो सैमसंग, एप्पल और ओप्पो दूसरे जो मोबाइल में जो चिप आते हैं और ये सेमीकंडक्टर आते हैं, वो उसका 35% जो शेयर होता है वो किसका होता है? ताइवान का। उसकी वजह से क्या होगा? 35% का डिसरप्शन आएगा प्रोडक्शन में। उसकी वजह से कितना रेवेन्यू इम्पैक्ट आएगा? 50 to 70 बिलियन, यानी 20 to 30% ऑफ 250 बिलियन ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट। तो दोस्तों, जब स्मार्टफोन में सेमीकंडक्टर का क्राइसिस आएगा तो हमें स्मार्टफोन महंगा खरीदने को मिलेगा। यानी आज जो हमें 10,000 में एक स्मार्टफोन मिल जाता है वो 10 से 15,000, 16,000, 18,000 हो सकता है। इससे इन्फ्लेशन भी इस तरह बढ़ सकता है। उसके अलावा कंप्यूटर में 25% जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो डेल, HP और दूसरे कंपनियां जो हैं उसमें भी वो 25% का ग्लोबल प्रोडक्शन क्राइसिस हो सकता है। उसकी वजह से रेवेन्यू इम्पैक्ट जो कितना होगा? 20 to 30 बिलियन रुपीस, यानी कि जो भी 100 बिलियन ग्लोबल मार्केट जो है कंप्यूटर का, उसमें 20 to 30% इम्पैक्ट आ सकता है अगर ये वॉर हुआ तो। इसके अलावा ऑटोमेटिव, अभी हम जान नहीं रहे हैं किस तरह हर कार को जो फ्यूल वाला कार है वो इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। उस इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से जो उसमें जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक को एनर्जी में कन्वर्ट करने का, वो सेमीकंडक्टर से किया जाता है। वो सेमीकंडक्टर भी क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रॉनिक कार्स में और दूसरे गैजेट्स में लगते हैं। तो ऑटोमोटिव में कितना नुकसान होगा? 15% ग्लोबल प्रोडक्शन, जैसे टेस्ला, वोल्क्सवैगन और दूसरे बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल्स कार होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। उसमें क्या होगा? 15% का प्रोडक्शन में कमी आएगी। इसमें क्या होगा? उसमें 10 to 30 बिलियन का नुकसान होगा। यानी कि पूरी दुनिया का 100 बिलियन जो ग्लोबल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है उसमें 20 to 30% का नुकसान होगा। उसके अलावा गेमिंग कंसोल में 20%। और यहाँ पर उसके अलावा मैंने यहाँ पर दिखाया है कि रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा जो पूरे कंसोल मार्केट में $2.5 बिलियन का। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ चीज़ें दिखाई है आपको कि किस तरह ये जो सेमीकंडक्टर का जो क्राइसिस है एक बड़ा क्राइसिस की तरफ ले जा सकता है और इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। इसके अलावा हम बात करें, जो अफेक्टेड एरिया होगा वो रिटेल में होगा। 10 to 20% इंक्रीज इन इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगा। रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा रिटेल में 10 to 20 बिलियन। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। उसके अलावा अगर ये वॉर हुआ तो फिर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगेगा चाइना के ऊपर, जिसकी वजह से हम जो चीज़ भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हालांकि हम कहते हैं कि हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ हम इंपोर्ट्स करते हैं चाइना से, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह में। तो उसमें 10 से 20% टैरिफ लगेगा तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉस्ट बढ़ेगा। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि सैमसंग का और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का दाम बढ़ेगा। इस दाम को फिर बढ़ाने की वजह से फिर क्या होगा? फिर अपना गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इंटरेस्ट बढ़ाने की वजह से फिर क्या होगा? फिर कंपनी की प्रोडक्शन में कमी आएगी और उसका कॉस्ट बढ़ेगा। उस कॉस्ट बढ़ने से फिर क्या होगा? मार्केट में क्रैश आएगा। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं, ऑयल प्राइस भी बढ़ेगा ट्रेड रिस्ट्रिक्शन की वजह से। और उसमें जो ऑयल प्राइस जो बढ़ेगा वो 20 से 50 बैरल पर डॉलर बढ़ सकता है। आप हाल ही में देख सकते हैं कि किस तरह मिडिल ईस्ट की वॉर ने हमारे स्टॉक मार्केट को किस तरह इम्पैक्ट किया। तो सिर्फ ये मिडिल ईस्ट की वॉर जो तेल के ऊपर जो डिपेंड है उससे हमारा मार्केट कितना क्रैश हुआ है। तो सेमीकंडक्टर वाले उस कंट्री के ऊपर अटैक जो पूरी दुनिया को 63% सेमीकंडक्टर प्रोवाइड करता है, तो उससे कितना बड़ा क्राइसिस आ सकता है। तो दोस्तों, हमें तो पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम कौन से मेजर्स ले सकते हैं या क्या कर सकते हैं जिससे हम ऐसे खतरात से बच सकें और हमारा पोर्टफोलियो सही रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्सपर्ट का कहना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला प्री कॉन्फ्लिक्ट प्रिपरेशन और दूसरा पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशंस। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के आने से पहले हम क्या कर सकते हैं? अपना जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। यानी उसको कुछ इन्वेस्टमेंट इक्विटी में रखें, कुछ बॉन्ड में रखें या कुछ सेविंग रखें अपने पास। उसके अलावा अलग अलग इक्विटी में डालें, सिर्फ एक इक्विटी में नहीं डालें, अलग अलग सेक्टर में। और उसके अलावा हम कोई ऐसा इमोशनल डिसीजन न लें जिसको से हमारा बड़ा नुकसान हो जाए। अगर बात करें कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन की, तो उसमें हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें, न्यूज़ को देखते रहें कि क्या हो सकता है, इमोशनल रिएक्शन में ना जाएं। पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें और एसेट को एलोकेशन करें और अपने रिस्क के हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि अगर ऐसा भयानक कोई मौका आए तो मेरा पूरा पैसा बर्बाद ना हो बल्कि बच जाए। उसके अलावा अपने पोर्टफोलियो को बड़े शेयर में, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सेक्टर में डालें। उस वक्त क्या होता है, डिफेंस सेक्टर का जो स्टॉक होता है वो अच्छा परफॉर्म करता है। और फोकस करें डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे FMCG और फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, और उस स्टॉक को अवॉइड करें जो लिंक हो चाइना या ताइवान से। और क्या करें? गोल्ड में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स हैं जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ऐसा करने से हमारा जो पोर्टफोलियो बच सकता है। लेकिन फिर भी एक फ्यूचर की बात है, हमें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है और आगे क्या हो सकता है।
ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ा क्राइसिस आ सकता है, जैसा कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने बताया है। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल वीडियो थी, बहुत डीप एनालिसिस करके मैंने इस वीडियो को बनाया है और बताने की कोशिश की है कि किस तरह ये सेमीकंडक्टर जो है वो एक मेजर क्राइसिस का रीज़न हो सकता है। दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और डीपली कोई दूसरा एनालिसिस लेके आ सकूं और बेहतर तरीके से मैं इसको एनालाइज कर सकूं। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।